नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में जारी उपचुनाव की जंग में बयानों की मर्यादा लगातार टूट रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और इमरती देवी में आइटम को लेकर छिड़ी बहसबाजी अब गाली गलौज में बदल गई है। शुक्रवार को शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजनीतिक मर्यादा पार करते हुए कहा कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी के सामने से कोई महिला निकलती है तो शराबी कबाड़ी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है कि देखो क्या आइटम जा रहा है। ऐसे ही लुच्चे लफंगे अब कमलनाथ जी बन गए हैं। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुक्रवार को कहा कि देश में अपनाए जा रहे डेटा सुरक्षा कानून में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है। कंपनी का यह बयान डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की सुनवाई के बाद आया है। इस समिति की अध्यक्ष भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी हैं। कंपनी की प्रवक्ता ने कहा है कि निजी डेटा सुरक्षा विधेयक पर संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ डेटा विनिमय के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलने से हम गौरवान्वित हैं। हमें भरोसा है कि देश के डेटा सुरक्षा कानून में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है। हम सरकार के इस प्रयास में पूरा सहयोग देंगे। कोरोना वायरस देश में बुजुर्गों या अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा शिकार बना रहा है। उत्तर प्रदेश में कम उम्र के लोगों के लिए भी वायरस जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में अब तक 56% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्हें कोरोना से पहले कोई बीमारी नहीं थी। प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं उनमें करीब 44% 30 से 59 वर्ष के लोग थे। यह खुलासा शुक्रवार को हुई केंद्र और राज्य सरकार की बैठक में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से पेश आंकड़ों में हुआ। सबसे अधिक 37% मौत लखनऊ, मेरठ, बनारस, कानपुर नगर, गोरखपुर में हुई। मेरठ जिले में मृत्यु दर 2.4% है, जिसमें कई सप्ताह से बदलाव नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का असर पता करने एक और चिकित्सकीय अध्ययन सामने आया है। इसमें संक्रमित मरीज को प्लाज्मा देने के बाद उसके गंभीर अवस्था में पहुंचने या फिर मौत की आशंका को रोकने में कम प्रभाव मिला है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में 464 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया था। इससे पहले आईसीएमआर ने भी 400 से अधिक मरीजों पर किए अध्ययन में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर नहीं बताया था। दोनों के परिणाम लगभग एक जैसे मिले हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच भर्ती 464 संक्रमित मरीजों को अध्ययन में शामिल किया गया था। इसमें से 239 मरीजों को 2 बार प्लाज्मा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जूनागढ़ जिले में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता हृदय रोग संस्थान और शोध केंद्र से संबंधित बच्चों के हृदय रोग से संबंधित अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह अहमदाबाद सदर अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। 4 अक्टूबर को आयोजित हुई परीक्षा के नतीजे आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। आयोग की ओर से जारी एक वक्तव्य में बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन पत्र 1 भरना होगा। यह आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर 28 अक्टूबर से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। वेबसाइट पर ही अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। नए संसद भवन का निर्माण इस साल दिसंबर में शुरू कर दिया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कहा कि नए भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है। नए भवन में दोनों सदन में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा भवन में 788 सांसदों के ही बैठने की व्यवस्था है। पुराने संसद भवन के ही बराबर में बनने वाले नए भवन के निर्माण की बोली पिछले महीने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861 करोड़ रुपए में जीती। सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक नए संसद भवन में एक ग्रैंड संविधान हॉल भी बनाया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान की मूल प्रति के अलावा अन्य भारतीय लोकतांत्रिक विरासतों को प्रदर्शित किया जाएगा। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। नियंत्रण रेखा पर 2 दिन की शांति के बाद शुक्रवार को एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने
कस्बा और किन्नी सेक्टर में सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पार किन्नी इलाके में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि 2 अन्य के जख्मी होने की सूचना है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद सीमा पार से गोलाबारी बंद हो गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक आज अलीपुर, मुंडका और वजीरपुर में AQI बेहद गिर गया है। इन हालात में स्वस्थ व्यक्ति की सेहत पर तो असर होता ही है, जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो उन लोगों पर गहरा असर पड़ता है। शुक्रवार को दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से ही स्मॉग की घनी चादर छाई रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक में गुरुवार के मुकाबले एकाएक उछाल आने से दिल्ली, गुरुग्राम के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन के आरोप में ईडी ने लगभग 4 साल बाद दोबारा नोटिस जारी किया है। उन्हें 27 अक्टूबर को जालंधर कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। मामला 2016 से पहले का है। इससे पहले रणिंदर को 2016 में ही बुलाया गया था। कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने विधानसभा में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किए थे। इसके बाद से केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। ईडी ने जून 2016 में रणिंदर सिंह के खिलाफ समन जारी किया था। इसमें फेमा के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी सार्वजनिक पार्कों और खेल के मैदानों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 3 माह में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आदेश पारित करते हुए अदालत ने टिप्पणी की है कि पर्यावरण संरक्षण राज्य का वैधानिक दायित्व है। रोजगार और राजस्व पर लोक स्वास्थ्य, जीवन एवं पर्यावरण को वरीयता दी जानी चाहिए। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके 45% मरीज पर उसके साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। संक्रमण मुक्त होने के बाद मरीजों को हाइपरटेंशन, जोड़ों में दर्द, सांस फूलने, स्ट्रोक, डायबिटीज से जुड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। अपोलो के CEO डॉक्टर करण ठाकुर ने कहा कि देश में कोरोना से पहले गैर संक्रामक रोगों से मरीजों की मृत्यु दर 70% से ज्यादा थी, लेकिन अब ऐसी समस्या बढ़ने से लंबी अवधि में मृत्यु दर बढ़ सकती है। आकाश में टिमटिमाते तारे बनने बंद हो चुके हैं। सुनने में यह अजीब है, लेकिन सच है। करीब 1000 करोड़ साल पहले तारे बनने की प्रक्रिया धीमी हो गई थी, लेकिन तारामंडलों में उपलब्ध हाइड्रोजन गैस अणु खत्म होने के बाद तारे बनने बंद हो गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से 8500 तारामंडलों का निरीक्षण कर तारे नहीं बनने के कारणों के रहस्य से पर्दा उठाया है। भारतीय वैज्ञानिकों का यह शोध विज्ञान की प्रतिष्ठित मैगजीन नेचर में प्रकाशित हुआ है। इस शोध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे भारतीय खगोलविदों की टीम ने तैयार किया है। पति पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। कोर्ट के ऐसे आदेशों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उल्टा मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर में फैमिली कोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक महिला को आदेश दिया है कि वह अपने पति को गुजारा भत्ता दे। महिला आर्मी से रिटायर्ड है, जबकि पति चाय बेचते हैं। किशोरी लाल सोहंकार मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में चाय बेचते हैं। उनकी शादी 30 साल पहले कानपुर की मुन्नी देवी से हुई थी। पत्नी इंडियन आर्मी में 4G क्लास कर्मचारी थी, अब रिटायर हो चुकी है। उन्हें 12,000 रुपए पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार ने देश की 4000 आर्मी कैंटीन्स को विदेशी सामान आयात न करने का आदेश दिया है। इसमें महंगी विदेशी शराब भी शामिल है। सरकार ने यह फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है। फैसले से पहले इस बारे में तीनों सेनाओं से सलाह ली गई है। देश में करीब 4000 आर्मी कैंटीन है। इनमें डिस्काउंट रेट्स पर सामान मिलता है। इसका फायदा वर्तमान और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलता है। आमतौर पर विदेशी शराब और इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिमांड ज्यादा रहती है। सरकार के फैसले के बाद अब आर्मी कैंटीन में विदेशी सामान नहीं बेचा जा सकेगा। एयर इंडिया 30 अक्टूबर को वंदे भारत मिशन के तहत पहली बार वुहान फ्लाइट भेजेगा। भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। चीनी शहर वुहान में ही दिसंबर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। महामारी को रोकने के लिए जनवरी में शहर में प्रतिबंध लगाया गया था। आधिकारिक तौर पर जून में शहर को वायरस से सुरक्षित घोषित किया गया था और सभी प्रतिबंध हटा लिए गए थे। तमिलनाडु के मदेरू में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इसमें 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि केमिकल मिक्स करते समय घर्षण के चलते आग लग गई, जिससे सिलसिलेवार धमाके हुए। इससे फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक घटना में कई लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कई अन्य मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। घटना के तुरंत बाद विरुधुनगर और
श्रीविल पुतूर की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।